नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले मैंने आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा की थी। आज मैं आपसे बात करूंगा भाग 3 के बारे में। विद्यार्थियों, जैसे कि मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह विषय काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहन है, इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे इससे गहराई के बारे में बात करूं और इसको मैं कई भागों में बांटकर मैं आपको ये पूरी की पूरी घटनाओं का विश्लेषण करके इस टॉपिक को समझाना चाहता हूं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस टॉपिक को कम से कम 6 भागों में बांटकर भाग 1 से लेकर भाग 6 तक बांटकर हम इस टॉपिक को काफ़ी गहराई के साथ समझने का प्रयत्न करें। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली सल्तनत अर्थात 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जो राजवंश या जिन सुल्तानों ने दिल्ली पर हुकूमत की, उन सुल्तानों के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत थे, हम इस श्रृंखला के अंतर्गत इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी अमीर खुसरो के बारे में, इससे पहले मैंने आपसे बात की थी अल बरूनी के बारे में। आज मैं आपसे बात करूँगा उन इतिहासकारों का जो कि तुगलक वंश के इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुगलकों के इतिहास को काफ़ी गहराई से यदि जानना है तो हमारे पास काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध है। जैसे कि कल मैंने आपसे जियाउद्दीन बर्नी की तवारीख फिरोजशाही का विवेचन किया था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल के शुरुआती लगभग 8 वर्षों की उपलब्धियों का इसके अंदर उल्लेख किया गया था। आज मैं आपसे बात करूंगा शम्स सिराज अफीफ के बारे में। शम्स सिराज अफीफ वो इतिहासकार था जिसने कि सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हुए अपना ग्रंथ तवारीख फिरोजशाही लिखा। तवारीख फिरोजशाही विद्यार्थियों एक ऐसा ग्रंथ है जो कि दिल्ली में तैमूर के हमलों के पश्चात जो अव्यवस्था पैदा हुई थी, उस अव्यवस्था के दौरान अर्थात 15वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंदर इस ग्रंथ की रचना मानी जाती है, 1401 से लेकर 1410 ईस्वी के बीच में। यद्यपि निश्चित रूप से ये ग्रंथ कब लिखा गया इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन मोटे तौर पर इसको ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंतर्गत लिखा गया। अब देखिए, विचारणीय प्रश्न ये है कि यह ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काफ़ी बाद में लिखा गया, तो हम कम से कम इतनी बात तो मानकर चलते हैं कि इस ग्रंथ के निर्माण के पीछे कम से कम अफीफ के मन में इस बात का बिल्कुल लालच नहीं था कि उसे तुगलक सुल्तानों से कोई फ़ायदा मिले, कोई लाभ मिले। तो हम ये मान सकते हैं कि ये ग्रंथ प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम इस ग्रंथ के बारे में और गहराई से बात करें तो हमें इस ग्रंथ के लेखक अफीफ के बारे में काफ़ी गहराई से जानकारी प्राप्त करनी होगी। अफीफ, जैसा कि 1342 ईस्वी में अफीफ का जन्म हुआ था, शम्स सिराज अफीफ का, और इसके पिता सुल्तान फिरोज तुगलक की सेवा में थे। यह भी सुल्तान फिरोज तुगलक के संरक्षण में रहा। और यह ग्रंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया गया कि 15वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंतर्गत लिखा गया, अपने आप में फिरोज तुगलक के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। और चूंकि ये फिरोज तुगलक के जाने के बाद लिखा गया, इसलिए इस ग्रंथ की विश्वसनीयता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस ग्रंथ में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सुल्तान फिरोज तुगलक की उपलब्धियों का उल्लेख है, सुल्तान फिरोज तुगलक के बंगाल अभियान का उल्लेख है इसके अंतर्गत, सुल्तान फिरोज तुगलक के जो उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए, गुलामों के लिए जो उसने काम किया, इन तमाम बातों का इस ग्रंथ के अंदर उल्लेख है। तो ऐसी स्थिति में हम भी कह सकते हैं कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण विवरण है जो कि फिरोज तुगलक के और तुगलक वंश के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम एक दूसरे ग्रंथ का और वर्णन करेंगे जिसे किसने लिखा यह पता नहीं, और ये ग्रंथ था सीरत फिरोजशाही। ऐसा माना जाता है कि सीरत फिरोजशाही की रचना लगभग 1376 ईस्वी के आसपास हुई और ये रचना सुल्तान फिरोज तुगलक के निर्देश पर हुई। इसके अंदर फिरोज तुगलक के बारे में कुछ बातों का उल्लेख मिलता है और ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार से अफीफ द्वारा लिखित तवारीख फिरोजशाही का एक बड़ा एडिशन था, एक विस्तृत स्वरूप था। तुगलकों के बारे में अगला ग्रंथ जो हमें फिरोज तुगलक के बारे में जानकारी देता है, उस ग्रंथ का नाम है फतवात फिरोजशाही। फतवात फिरोजशाही कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है,
यह 32 पेज की एक छोटी सी बुकलेट है, एक छोटी सी पुस्तिका है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना खुद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, फतुआत-ए फिरोज शाही, यानी विक्ट्रीज ऑफ फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की विजय उपलब्धियाँ। लेकिन यदि इस ग्रंथ को पढ़ा गया या इसका अध्ययन किया गया तो पता पड़ा कि इसके अंदर विजय अभियानों का उतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, बल्कि इसके अंदर फिरोज तुगलक ये कह रहा है कि मैंने केवल उन्हीं करों को लगाया जिनकी इस्लाम अनुमति देता है। मैंने गैर इस्लामिक करों को हटा दिया, मैंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया, मैंने मंदिरों को तोड़ा, मैंने मस्जिदों को बनाया। ऐसा करके वो अपने आप को मुसलमानों का सरपरस्त साबित करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस ग्रंथ के बाद तो उसकी इमेज और भी ज़्यादा पुख्ता बन जाती कि वो धर्मांध और एक कट्टर शासक था। इसी प्रकार से तुगलक काल की उपलब्धियों के बारे में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी विश्वसनीयता काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है, और इसलिए प्रामाणिक मानी जाती है कि इसके लेखक ने किसी भी तुगलक सुल्तान का संरक्षण प्राप्त नहीं किया। और यह ग्रंथ है ख्वाजा अबू मलिक इसामी द्वारा लिखित फतह-उस-सलातीन। इसामी द्वारा लिखित यह ग्रंथ फतह-उस-सलातीन काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और इस ग्रंथ की प्रामाणिकता इस बात से जाहिर हो जाती है कि ये ग्रंथ जब इसामी ने लिखा तब उस वक्त वह किसी तुगलक सुल्तान के संरक्षण में नहीं था। 1349 में इस ग्रंथ का रचना काल पूरा हुआ, और उस वक्त इसामी बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संरक्षण में था। इसामी ने बहुत सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 के आसपास राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किया गया, तो बहुत सारे लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया। इसमें इसामी का खुद का परिवार था और इसामी का 90 वर्षीय दादा भी था। इन लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी और ये लोग काफ़ी परेशान हुए। बाद में जब सुल्तान ने लोगों को अनुमति दे दी कि वो दिल्ली वापस आए, तो इसामी दिल्ली नहीं गया, बल्कि वो दौलताबाद में रुक गया, और उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के यहाँ संरक्षण प्राप्त किया, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के यहाँ रहते हुए ही उसने ये अपना ग्रंथ लिखा। तो चूंकि ये ग्रंथ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के यहाँ रहते हुए लिखा गया, इसलिए इस ग्रंथ की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा प्रामाणिक हो जाती है, क्योंकि इसामी को किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था, किसी भी प्रकार का लालच नहीं था, और वो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं था। जो कुछ उसने देखा उसको अपनी आंखों से लिखा। उसने अपने इस ग्रंथ में 350 साल की गतिविधियों का विवेचन किया। महमूद गजनवी से लेकर 1349 ईस्वी तक के तुगलकों तक के इतिहास का उसने काफ़ी गहराई के साथ विवेचन किया। यह ग्रंथ काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ में वो जलालुद्दीन खलजी की और अलाउद्दीन खलजी की उपलब्धियों का भी उल्लेख करता है, उनकी बाजार व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है, और बहुत सारी बातों के बारे में बताता है। दक्षिण के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी ये विवरण प्रदान करता है। तो ये विवरण नो डाउट काफ़ी महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने की दृष्टि से। इसके अलावा हमें एक आत्मकथा भी मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आत्मकथा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिखी गई थी, और यह आत्मकथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, वहाँ पर तबाक़त नासिरी की एक प्रतिलिपि थी। उस प्रतिलिपि के अंदर ये 4 पृष्ठों के रूप में लिखी गई है, और इतिहासकार हबीब ने इसका अध्ययन करने के बाद ये कहा कि यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मकथा के कुछ अंश है। लेकिन बाद में अन्य इतिहासकारों, निजामी और कुछ अन्य लोगों ने विवेचन किया, और उनका इस दावे पर, हबीब के इस दावे पर उन्होंने संदेह प्रकट किया कि ये वाकई आत्मकथा है भी या नहीं। जो भी हो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उस तथाकथित आत्मकथा से भी मिलती है। विद्यार्थियों, आइए अब मैं आपसे बात करता हूँ इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो कि
किताबुर रहला के नाम से जिसने अपना विवरण लिखा और मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में लिखा। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये ग्रंथ लिखा गया तो वो दिल्ली में मौजूद नहीं था, इसलिए इब्न बतूता के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव काम नहीं कर रहा था, या किसी भी प्रकार का लोभ या लालच या प्रलोभन उसके दिमाग में काम नहीं कर रहा था। तो हम ये मान सकते हैं कि उसने एक सच्चे इतिहासकार के नाते अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई होगी। वो काफ़ी रोचक जानकारी देता है। वो अपने इस ग्रंथ में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में जानकारी देता, कुछ योजनाओं के बारे में, और लगभग 10 साल वो 1333-34 में वो दिल्ली आया था। बेसिकली वो मोरक्को के टेंजिर का निवासी था और भ्रमण करते हुए वो दिल्ली आया और दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से वो मिला 1333-34 ईस्वी के आसपास, और सुल्तान उसकी योग्यता से प्रभावित हुआ और उसने उसको काजी के पद पर नियुक्त कर दिया। हालांकि बाद में सुल्तान उससे नाराज भी हो गया। लगभग 10 साल तक ये वहाँ पर रहा दिल्ली में। तो इस 10 साल की अवधि में उसने जो कुछ देखा अपनी आंखों से लिखा। तो सुल्तान की कुछ योजनाओं के बारे में वो जानकारी देता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये भी बताता है, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के एक पहलू के बारे में जानकारी मिलती। वो कहता है कि दिल्ली की जनता ने अकाल के दिनों में उन चावलों को खाया, स्टोर किए गए चावलों को खाया, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में इकट्ठे किए गए थे। तो इससे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के उसके द्वारा जनता के कल्याण के लिए अनाज के जो स्टोरेज बनाए गए थे उसके बारे में भी एक रोचक जानकारी मिलती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विवरण है इब्न बतूता का किताबुर रहला। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विवरण है जो हमें तुगलकों के इतिहास के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। तुगलकों के पतन के पश्चात तुगलकों के शासन के अंतिम दौर में तैमूर का हिंदुस्तान पर हमला हुआ और तैमूर की आत्मकथा मलफूजात के नाम से मिलती है। इसके अलावा जफरनामा, जो कि मलफूजात का ही एक रूप था, उसमें भी तैमूर की आत्मकथा और उसके आक्रमण से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख मिलता है। मैं अपनी इस कक्षा के अगले चरण में आपसे बात करूंगा उन सोर्सेज के बारे में जो दिल्ली सल्तनत में सैयद राजवंश और लोदियों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं। तुगलकों के पतन के पश्चात दिल्ली में सैयदों की हुकूमत कायम हुई और सैयदों के पतन के पश्चात दिल्ली में लोदियों ने हुकूमत की। बहलोल लोदी के नेतृत्व में कायम होने वाला साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अफगानों का कायम होने वाला प्रथम साम्राज्य था, और कहते कि इस दौर में बड़े पैमाने पर अफगान दिल्ली आए। बहलोल ने आमंत्रित किया उनको, और इतिहासकारों ने हिंदुस्तान में अफगानों के आगमन की तुलना टिड्डी दल के आगमन से की। जिस प्रकार टिड्डियाँ बड़ी संख्या में आती है, उसी प्रकार से अफगान पहली बार बड़ी संख्या में दिल्ली आए। तो अफगानों के इतिहास के बारे में और सैयदों के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले इतिहासकारों और उनके ग्रंथों के बारे में मैं आपसे आगे की क्लास में विवेचन करूंगा, पार्ट 4 के अंदर। और पार्ट 5 और 6 के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा हिंदुस्तान में कायम होने वाले मुग़ल साम्राज्य और उसके इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में। तो विद्यार्थियों, मेरा आपसे यह आग्रह है कि मैं आपसे ये जो भी बातें बता रहा हूँ, आप इनको गहराई से पढ़िए और समझिए, और आप ये भी मानिए कि आपसे जब भी किसी ग्रंथ के बारे में विस्तार से विवेचन किया जाता है तो वो टॉपिक आपको काफ़ी हद तक तैयार भी हो जाता है, जो आपके लिए आगे काम आएगा। जय भारत, जय हिंद।